हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम जो यूपी में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो उसमें प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्रीवियस में क्या क्वेश्चंस आए हैं, उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है। और साथ ही ये भी हो जाता है कि कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं तो हमको काफी हेल्प मिल जाती है और प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो वो सॉल्व करेंगे इस पर आपकी एक अलग से जो कॉमर्स के बच्चे हैं, कॉमर्स वालों के लिए, या फिर जो इसमें जनरल अवेयरनेस के हैं वो अलग से आएगी। और हिंदी की प्लेलिस्ट आपकी ये है जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची नहीं है। आप आपसे पूछा है क्या पर्यायवाची नहीं है जल का। वारी, सलिल, अम्बुज, अमृत। क्या नहीं होगा? अम्बुज नहीं होगा। अम्बुज जो है वो जल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों ही क्या है? जल के पर्यायवाची हैं। अम्बुज किसका है? वो कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी बोली नहीं है? मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी। कौन नहीं है इसमें से? जो अवधी है वो बिहार की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती का पर्यायवाची शब्द है पयोधी, उपल, जलद, वसुधा। धरती का पर्यायवाची क्या शब्द हो जाएगा? वो हो जाता है वसुधा। इसके अलावा इन्होंने बाकी तीनों के भी बताए हुए हैं कि पयोधी जो है वो समुद्र का है, जलद जो है वो बादल का है, और उपल जो है वो पत्थर का है। पर्यायवाची शब्द काफी पूछे जाते हैं। पर्यायवाची है, विलोम है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आच्छादन का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आच्छादन जो है उसका संधि विच्छेद जो पूछा है, तो आच धन छादन, या फिर आ प्लस छादन, या फिर आत प्लस छादन, या फिर आच्छा प्लस दन। तो क्या हो जाएगा इसमें? आ प्लस छादन हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल और भी दिए उन्होंने, जैसे स्वच्छंद है, अनुच्छेद है, वैसे ही आपका आच्छादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, शोक, विस्मय, उत्साह। अद्भुत रस का क्या हो जाता है? विस्मय हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो सिंपल सा है, जो दयालुता है एक भाव होता है, तो उसकी ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, या फिर रोमन लिपि। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? हुई थी ब्राह्मी लिपि से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धविभ्रत स्वर है उ, ए, आ, ए। तो यहाँ पर अर्धविभ्रत स्वर कौन से स्वर होते हैं? जिनका जो उच्चारण करते हैं, जिनको जब हम बोलते हैं तो वहां पर हमारा मुंह जो होता है वो आधा ही खुलता है, तो वो वाले आपके अर्धविभ्रत स्वर कहलाते हैं। कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। बोल के देखिए, इसमें बहुत इजी होता है, सबसे सिंपल होता है ना बोल के देखना, ए। इसके अलावा आपके कौन से होते हैं? एक विभ्रत होता है जिसमें कि आप जब बोलते हैं तो उच्चारण करते हैं तो पूरा मुंह खुलता है, जैसे आ जब बोलते हैं तो आपको बोलने के लिए पूरा मुंह खोलना पड़ता है। अर्धविभ्रत में जैसे भी मैंने बता ही दिया, कौन से एग्जाम्पल है? अ, ए, अ, औ। और अर्ध समृद्ध जो है वो, अर्ध समृद्ध में क्या होता है? आधा बंद रहता है, तो ए, ओ, मतलब आप अंदर की तरफ बंद करके बोल रहे होते हैं। और समृद्ध में क्या होता है? इसमें आप बहुत ही नाम मात्र का ही मुंह खोलते हैं बोलने के लिए, ई, ई, उ। तो यहाँ पर ये चार हो जाएंगे, तो एक आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ग किन वर्गों के संयोग से बना है? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि चार ऐसे शब्द हैं जो कि संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। तो वहां पर जो ज्ञा है वो जा और इया के मिलने से बना। तो जा में भी ध्यान रखिएगा कि नीचे हलंत लगा होगा, ऐसा ना करिएगा तो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ए में ऑप्शन टिक कर देंगे, ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हलंत लगा होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है कहाँ पर? जब हम लिख रहे होते हैं, कुछ छूट जाता है तो कुछ इस तरह का साइन लगाते हैं ना, उसके बाद ऊपर लिख देते हैं, तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। अंताक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवयित्री। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का जो शब्द है वो अंताक्षरी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर पूजनीय लिखते हैं, तदोपरांत को तदुपरांत लिखते हैं, या फिर कवयित्री को कवयित्री लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो यहाँ पर इसका विशेषण कौन सा है? विशेषण कौन होता है? जो कि आपकी जो भी वर्ब होती है उसकी विशेषता को बता रहा होता है। तो यहाँ पर मीठा जो है, मीठा मतलब मिठास का क्या मतलब होता है? मीठी है कोई चीज ना, तो विशेषता उसका मीठा होना है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अब हिमालय क्या है? एक पर्वत है, लेकिन यहाँ पर्वत नहीं बोला गया, हिमालय बोला गया, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगर यहाँ पर पर्वत लिखा होता तो कौन सी संज्ञा होती? आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 10, 11, 12। कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। कौन कौन से हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं, देख लीजिएगा। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। तो राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ये हो जाएगी अकर्मक। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ा। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। कौन है? तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा तेज। अब कैसे है ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो वह है वो सर्वनाम हो जाएगा, बहुत हो जाएगा प्रा विशेषण, जिसे कि एडवर्ब कहा जाता है, जो विशेषता बता रहा होता है। तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण और दौड़ना हो जाएगा क्रिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्रिया विशेषण होता कौन सा है? क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि क्रिया क्या थी? दौड़ना। अब वो और क्या बता रहा था कि वो तेज दौड़ रहा है, तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की पुष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर उभयलिंग। इसका सबसे इजी सा तरीका होता है सॉल्व करने का, जो भी वर्ड दे रखा हो उसको शब्द प्रयोग करके देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाता है कि वो क्या है। तो यहाँ पर दही शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बताया है कि जो खाने पीने की चीजें होती है वो मोस्टली आपकी स्त्रीलिंग में आती है, जैसे रोटी, दाल, खीर, पूरी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपवाद हैं। वो कौन से अपवाद हैं, इसीलिए वो पूछे गए हैं। दही, भात, हलवा, पराठा, रायता। तो यहाँ पर क्या है? दही एक आप पुल्लिंग हो जाएगा। दही के लिए बोला नहीं जाता दही खट्टा है, कभी ये नहीं कहा जाता दही खट्टी है, दही खट्टा है बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। एक आंसर है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। प्राण, दर्शन, ओट, तेल। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जितने भी द्रववाचक संज्ञाएं होती हैं वो आपकी एक वचन होती हैं। तो तेल क्या है? द्रववाचक संज्ञा है, एक वचन हो जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई आपका कि ये भूतकाल है, लेकिन अब भूतकाल भी आपके कई तरह के होते हैं, तो कौन सा है? अपूर्व भूत है, पूर्व भूत है, सामान्य भूत है या फिर आसन्न भूत है। तो वो कौन सा हो जाएगा? अपूर्व भूत है, क्योंकि इसमें काम ये हो रहा है, ये नहीं कहा कि हो चुका है, हो गया है, हो रहा था, मतलब जो है कंटिन्यूअसली हो रहा था, तो पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए अपूर्व भूत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, क्रियावाच्य है। तो कौन सा वाच्य है इसमें? आम खाया जाता है यानी कि कर्म हो रहा है, तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, कारक कारक या फिर कर्ता कारक। यहाँ पर तो जो विकल्प दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। वैसे तो ताले की चाबी है, संबंध दिखाया जा रहा है, अगर संबंध कारक होता ऑप्शन में तो संबंध कारक ही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर संबंध कारक नहीं दे रखा, तो यहाँ पर संप्रदान कारक आंसर होगा। वैसे आप लोग को याद ही होगा कर्ता ने कर्म को अपादान के लिए, ये तो आपको याद ही होगा, उसी से लिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारपाई डैश शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या फिर अर्थ तत्व है। रूढ़ जो होते हैं जो कि मतलब पुराने उसके होते हैं, यौगिक जो होते हैं मिले हुए होते हैं, योग रूढ़ जो होते हैं दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर चारपाई क्या है? योग रूढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव तत्सम सुना होगा आपने, तत्सम जो कि संस्कृत के पुराने प्राचीन शब्द होते हैं, तद्भव जो उन्हीं का ही अब विकृत रूप हो जाते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में वो यूज करते हैं। कौन सा है? आसरा, अट्टालिका, कृपा, चक्र। नाम से क्लियर हो रहा है, आसरा जो है इसको आश्रय बोला जाता है, जो उसका तत्सम शब्द है, तो आसरा क्या हो जाएगा? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें? तो इसमें यहाँ पर तत्सम पूछा गया है, तो कूची जो है वो तत्सम नहीं है। कूची का क्या होता है? कूची को कुर्चिका बोलते हैं, देखिए यहाँ पर दे रखा है, कुर्चिका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, अभि, आ, अभ्य, अम्भ। उपसर्ग जो आगे लगता है और प्रत्यय जो पीछे लगाया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अभि जो होगा वो उपसर्ग होगा। तो एक आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाश्वत का विलोम शब्द है, स्थायी, नित्य, नश्वर, सार्वकालिक। शाश्वत जो कभी ना मिटे और नश्वर क्या है? जिसको मिटाया जा सके। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। बाकी स्थायी का अस्थायी हो जाता है, नित्य का अनित्य होता है, सार्वकालिक का अल्पकालिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्थान का विलोम शब्द क्या है? प्रस्थान, पतन, विस्थापन, अनुत्थान। उत्थान मतलब उठना और पतन मतलब गिरना। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, हस्त, पाड़ी, कर। तो इसमें से हाथ का पर्यायवाची क्या नहीं है? आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है। जो कटी है वो हाथ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी हस्त, पाड़ी और कर तीनों ही हाथ के पर्यायवाची है। कटी किसका होता है? कटी मीन्स कमर होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कल्पवृक्ष, केवड़ा, कमल, गुलाब। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अरविंद जो है वो किसको कहते हैं? वो कमल को कहते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकेश पर्यायवाची शब्द है बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का, चापला का। तो अलंकेश किसका है? वो कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। तो अंक क्या है? अंक का अनेकार्थी शब्द यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। यहाँ पर अंक का क्या अर्थ नहीं है। अंक को संख्या भी कहते हैं, गोद को भी कहा जाता है, नाटक का एक भाग भी होता है। पृथ्वी जो है वो अनेकार्थी इसका शब्द नहीं है। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिर, चीर का अर्थ क्या है? यहाँ पर चिर और चीर के दो अर्थ होते हैं। चिर मतलब हो जाता है पुराना, चिरकाल से कहा नहीं जाता है, और चीर, चीर मतलब होता है कपड़ा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। यहाँ पर ये जो दे रखे हैं, एक ही आपका बिहारी जी जो थे उनका दोहा भी है, अली कली से सौबिलियों वाला था। तो यहाँ पर अली, अली जो है एक भौरा होता है और दूसरा होता है सखी। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी भी चीजों को दे रखे हैं, अंश और अंश का, हिस्सा और कंधा होगा, दमन, दामन का, दबाना या फिर पहाड़ के नीचे की जमीन, और दसन, दर्शन का, मुहूर्त और देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द। गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या फिर आश्रमवासी। क्या कहा जाता है उसको? उसे कहा जाता है अंतेवासी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। जिनके पास घर ना हो, ग्रही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। जिनके पास घर नहीं होता उसको क्या कहते हैं? उसको अनिकेत कहते हैं। और बाकी चीजें जो है ग्रही यानी गृहस्थ वाला, अभिषेक, अभिषेक के कई मीनिंग है, जल छिड़कना या फिर राजा का सिंहासनारोहण का अनुष्ठान भी होता है। अकिंचन जो व्यक्ति बहुत गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। अगर हम इसको इस तरह से लाइन खींचते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ पर क्या कह रहा है? पूरब और उत्तर के, ये पूरब है तो उत्तर है, इसके बीच की जो ये वाली है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ईशान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी सारी देख लीजिए। पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है क्या कहलाती है? यानी कि ये वाली क्या हो जाएगी? आग्नेय हो जाती है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा यानी कि ये वाली क्या हो जाती है? नैऋत्य हो जाती है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा यानी कि वायव्य ये हो जाएगी। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तऋषि में कौन सी संधि है? संधि समास से भी बहुत पूछे जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन जरूर आएंगे। सप्तऋषि में कौन सी संधि है? यहाँ पर तो सप्तऋषि में स्वर संधि होती है। अब इसको अगर तोड़ के देखें तो सप्तधन ऋषि हो जाता है। इसी के अलावा देवधन इंद्र होगा, देव प्लस ऋषि होता है। और ये कौन सी संधि ये भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर स्वर संधि जो है कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि स्वर संधि भी कई तरह की होती है, तो ये आपकी गुण हो जाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव शब्द में संधि है। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो जो सदैव शब्द है तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाता है? सदाधन एव हो जाता है। तो दो बड़ी मात्राएं लग रही हैं ऊपर, तो कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाती है वृद्धि संधि। इसके अलावा जैसे इसकी पहचान ही यही होती है, सिंपल सा, जैसे एक एक के है, रमेश्वर है, वनौषधि है, महोदार्य है, मोस्टली इसमें क्या होता है? दो मात्राएं लग जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में गगनचुम्बी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो गगनचुम्बी वर्ड है उसका आपको बताना है कि कौन सा समास है। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, दिगु है या फिर अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें क्या है? उत्तर पद प्रधान है, और जो तत्पुरुष होते हैं समास उनमें उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं, उत्तर पद प्रधान होता है।
इसका अर्थ क्या होता है? गगन को चुनने वाली, यानी इतनी ऊंची इमारतें हैं जो गगन तक जाती हैं, मीन्स कहने का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, बहुब्रीहि है। तो भला मानस जो है उसमें कर्मधारय समास है। इसकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि इसमें विशेषण और विशेष्य का आपस में या फिर उपमान और उपमेय का होता है संबंध। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने से मिश्र वाक्य कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीरता चक्र प्रदान किया, उसे लूटने कहते थे पीटा भी गया, उसने मान लिया कि दोष उसका है, मेरा मित्र आया और हम दोनों सार करने चले गए। यहाँ आपको बताना है कि मिश्रित वाक्य कौन सा है। तो मिश्रित वाक्य कौन सा हो जाता है? जिसमें एक साधारण वाक्य के साथ साथ कोई उसका अधीन वाक्य भी होता है, अंग वाक्य होता है, वो मिश्रित हो जाता है। तो कौन सा जो सी दे रखा है, उसने मान लिया कि दोष उसका है, ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य हैं, वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नई है। तो यहाँ पर इसमें से आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर जो बात दंड देने योग्य है, ये हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। कैसे अशुद्ध है? क्या इसमें शुद्ध होगा? बात दंड के योग्य है, ये शुद्ध है। बाकी देने वर्ड का यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी, तो इस वजह से ये अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुगाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे बहुन हंसय देन कहे नटी जाए। यहाँ पर आपको बता रहे हैं इसमें कौन सा रस है। तो कौन सा रस है इसमें? इसमें आपका श्रृंगार रस है। इसका मीनिंग क्या है? जहाँ सहृदय के हित में रति नामक स्थायी भाव और विभाव और बहुत संचारी भाव का सहयोग होता है, वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है, तो कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है ननहु तो बात। ये भी क्या है? श्रृंगार रस का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन ले तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जय छिन में, गरब करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति है, श्रृंगार है, करुण है या फिर शांत रस है? इसमें क्या है? ये हो जाएगा शांत रस। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या मीनिंग है इसका? कि कवि ने तन को कागज के पुतले के समान माना है और उस क्षण में पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है। यानी जैसे कि कागज है, अगर उसमें पानी के बूंदे डालेंगे थोड़ी देर बाद क्या होता है? कागज पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसी तरह इन्होंने मन को भी माना है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि फिर ऐसे तन पर इतना गुमान क्यों करना है, ऐसे शरीर पर इतना गुमान क्यों करना है, इससे अच्छा है कि हम अपने आप को परमात्मा में लीन करें। ये मतलब है। तो ये क्या है? शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो 16 मात्राएं किसमें होती है? चौपाई जो होती है उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। चारों जो आपके दे रखे होते हैं, 4 पंक्तियां होती है उसमें। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। दोहा में कितनी होती है? 13-11 होती है। सोठा में जस्ट अपोजिट 11-13 और रोला में कितनी होती है? 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। कौन सा इसमें शब्दालंकार? तो 2 तरह के अलंकार होते हैं, एक शब्दालंकार होते हैं, दूसरे अर्थालंकार होते हैं। शब्दालंकार कौन सा है यहाँ पर? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति जो है वो शब्दालंकार होते हैं। और अर्थालंकार में जिसमें कि अर्थ जो होता है उसमें चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर दे रखे हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह, उल्लेख। ये सारे क्या हो जाएंगे? अर्थालंकार। यहाँ कौन सा पूछा था? शब्दालंकार पूछा था। कौन सा हो जाएगा? जो यमक अलंकार है वो शब्दालंकार है, बाकी तीनों क्या है? अर्थालंकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सिद्धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेन गुसाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये पूछा है। भावना, वक्रोक्ति या फिर अतंत्रन्यास या फिर उपमा। कौन सा है? ये उपमा दी गई है। कैसे दी गई है? कि जब किसी पंक्ति में आपके 2 वस्तुओं के बीच में रूप, रंग, गुण या धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया जाता है तो वो उपमा अलंकार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आपसे इसकी मीनिंग पूछी गई है, तो इसका अर्थ क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुदरी का लाल, इस मुहावरे से क्या आशय है? तो गुदरी का लाल किसे कहते हैं? जो निर्धन परिवार में, जब निर्धन परिवार में कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे गुदरी का लाल कहा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता। संक्षिप्त भी होना चाहिए, क्रमबद्ध भी होना चाहिए, विनयशील। प्रेषक जो है वो उसका एक हिस्सा है, विशेषता नहीं है। जो हम लिख रहे होते हैं वहाँ पर प्रेषक किसने भेजा उसका नाम, पता सब लिखा जाता है, तो उसका एक हिस्सा है, विशेषता नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसमें और भी वीडियोस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं लेकर के आऊंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।